आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन स्पर्धा जाहीर। तमाम महिला वर्गाला उत्कंठा लागून राहिलेली स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन ही स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे यावर्षी या स्पर्धेतील सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक समूहाला आकर्षक वस्तूंची भेट लाभणार आहे। मात्र महिला वर्गाने त्यासाठी तातडीने आपला सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे। यावर्षी नोंदणी करून सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनाच संधी दिली जाणार आहे। त्यामुळे दिनांक 20 सप्टेंबर पूर्वी आपली नावे नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे। स्मार्ट न्यूज नवरात्री क्वीन या स्पर्धेमध्ये नवरात्रात 9 दिवस वेगवेगळ्या रंगातील वेशभूषा सादर करून या स्पर्धेचा आनंद द्विगुणित करण्याची संधी आहे। आदर्श समूहाच्या माध्यमातून आकर्षक भेट वस्तूंच्या बरोबरीने आणखी बरीच बक्षिसे वितरित होणार आहेत। त्यामुळे आपल्या समूहाचा व्हिडिओ आणि फोटो स्मार्ट न्यूज कडे त्वरित पाठवायचा आहे। स्पर्धेची अधिक माहिती समन्वयक पूजा मालशेत 9886675219, अनुजा पाटील 8105158162 आणि कार्यालय क्रमांक 8431036205 या क्रमांकावर देण्यात येईल। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। जांच के चक्रव्यूह में फंसे विपक्षी दलों के 95% सदस्य। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष की सुनवाई होगी लाइव। सीमा भाग के वरिष्ठ मार्गदर्शक एडवोकेट किसनराव येल्लुरकर का निधन। विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन से स्वच्छता अभियान संपन्न। तेंदुए की अफवाह से रात में जाग गए ग्रामीण। सोयाबीन किसानों की मुआवजे की मांग। नगर निरीक्षकों का कर वसूल करने से इनकार। येल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से वन विभाग को निवेदन। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के पिछले 8 वर्षों के दौरान एक और विपक्षी दलों की उपस्थिति कम हुई है, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो के जांच जाल में विपक्षी दलों के नेताओं की संख्या बढ़ गई है। इस दौरान 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा, जिनमें से 118 नेता विपक्षी दलों के हैं। इस जानकारी का खुलासा दी इंडियन एक्सप्रेस ने आधिकारिक दस्तावेजों, सीबीआई दस्तावेजों, बयानों और रिपोर्टों के विस्तृत अध्ययन के जरिए किया है। पिछले 18 वर्षों में देश में 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के शासन के दौरान सीबीआई ने लगभग 200 प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के अपराध, छापे, गिरफ्तार या जांच की है। इनमें से 80% कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ संबंधित दलों के शासनकाल में हुई लगती है। खासकर 2014 में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आने के बाद से इस तरह के मामलों में इजाफा होता दिख रहा है। 2014 से बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 8 साल से सत्ता में है, जबकि विपक्षी दलों का अस्तित्व अब तक अस्थिर रहा है। कम से कम 124 प्रमुख नेताओं को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ा। इनमें से 118 यानी 95% राजनीतिक नेता विपक्षी दलों के हैं। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष की सुनवाई होगी लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के समक्ष मामलों की सुनवाई को जीने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 27 सितंबर से होगी। शुरुआत में इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर किया जाएगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म विकसित करेगा।
इस बारे में बार एंड बेंच ने खबर दी है। मुख्य न्यायाधीश उदय ललित की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में संविधान पीठ के समक्ष इन मामलों की लाइव सुनवाई का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के रिटायरमेंट के वक्त लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। उस समय इसे सरकारी संगठन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर दिखाया गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उदय ललित ने पदभार ग्रहण कर कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने का फैसला किया है। उन्होंने महज 13 दिनों में 5000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है। सीमा भाग के वरिष्ठ मार्गदर्शक एडवोकेट किसनराव येल्लूरकर का निधन। सीमा सत्याग्रही और ज्येष्ठ अधिवक्ता किसनराव येल्लूरकर उम्र 86, उनका दोपहर 2 बजे अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, पोते पोतियां हैं। बुधवार शाम 7 बजे चवाट गली शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। किसनराव येल्लूरकर ने अपने कानूनी पेशे को बनाए रखते हुए किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने रैयत एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। साथ ही सीमा संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेकर समय समय पर होने वाले आंदोलन में भी वे अग्रणी रहे। उन्होंने बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे पूर्व पार्षद एडवोकेट अमर येल्लूरकर के पिता थे। विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन से स्वच्छता अभियान संपन्न। शहर और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से बेलगाम दक्षिण विभाग में रविवार को बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर शुरू किया गया। इस अभियान में महात्मा फुले रोड, गोवा वेस्ट, बसवेश्वर सर्कल क्षेत्रों की सफाई की गई। इसमें 80 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस क्षेत्र में जमा हुई घास और झाड़ियों को हटा दिया गया। गोवा वेस्ट में दुभाजक परकी घास को साफ करने का अभियान सफल रहा तो नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। तेंदुए की अफवाह से रात में जाग गए ग्रामीण। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने तेंदुए ने नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। ये स्पष्ट करते हुए कि शहर के मध्य भाग में तेंदुए की आवाजाही नहीं है, तेंदुए की तलाश रोक दी गई है। हालांकि जिले के कुछ गांवों में अभी भी तेंदुए की अफवाह फैल रही है। अतनी तालुका के कोकतानूर गांव में सोमवार रात तेंदुए के देखे जाने की अफवाह फैली, इसलिए गाँव के लोगों ने रात में जागरण करने का फैसला किया। तेंदुए को खोजने का भी प्रयास किया गया, हालांकि तेंदुआ नहीं मिला। साथ ही ग्रामीणों के रात भर जागने के बाद भी भय का असर कम नहीं हुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में जांच की तो उन्होंने बताया कि तेंदुआ नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि वहां पाए गए पैरों के निशान जंगली बिल्ली या किसी अन्य जानवर के होने चाहिए और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। सोयाबीन किसानों के मुआवजे की मांग। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसलिए परेशान किसानों ने आज बेलगाम रैयत संघ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और सरकार को बयान देकर तत्काल मुआवजे की मांग की। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने सोयाबीन की फसल को सड़क पर फेंक कर विरोध किया। एक बयान के जरिए मांग की गई है कि सोयाबीन की फसल को कम से कम 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। केवल सोयाबीन की फसल पर निर्भर रहने वाले किसानों का गुजारा मुश्किल हो गया है। बारिश से फसल खराब होने से किसानों के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है और आत्महत्या की स्थिति पैदा हो गई है। उस समय किसानों की मांग है कि सरकार सोयाबीन किसानों को कम से कम 40,000 रुपये प्रति एकड़ के उचित मुआवजे के साथ तुरंत मुआवजा दे। नगर निरीक्षकों का कर वसूल करने से इनकार। नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय में कर संग्रहण नहीं किया जाएगा। निरीक्षकों और सहायक अधिकारियों ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि कार्यभार बढ़ने और कारण कर और संग्रह सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की समय सीमा बढ़ा दी जाए। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को वर्तमान में स्लम पुनर्वास सर्वेक्षण, आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का काम सौंपा गया है। इसलिए कर्मचारियों का मूल कार्य कर संग्रह, संपत्तियों का सर्वेक्षण वृद्धि के कारण नहीं किया जा सकता है। काम का तनाव बुनियादी कार्यों को करने में दिक्कत होती है, इसलिए मांग की गई है कि टैक्स वसूली और अन्य कार्यों की समय सीमा बढ़ा दी जाए। इस संबंध में नगर निगम के उपायुक्त प्रकाश हंगुंडी, परशुराम मैत्री, यलेश बचलपुरी, अमित यालकर, श्रीकांत इरले, SS पाटिल, AD देसाई, श्रीशैल CK ने ये बयान दिया है। येल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से वन विभाग को निवेदन। ग्राम पंचायत येल्लूर सीमा के अंतर्गत आने वाली लक्ष्मी झील के तटबंध पर लगे पेड़ों की टहनियाँ येल्लूर की मुख्य सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही जानमाल के नुकसान की भी आशंका है। इन पेड़ों की शाखाएं और बांस द्वीप के पत्ते भी पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए मांग की गई है कि उक्त क्षेत्र में बांस की द्वीपों को हटाया जाए। इस संबंध में DFO एंथनी को बयान दिया गया।
इस समय ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर, ग्राम पंचायत सदस्य प्रमोद पाटिल, रमेश मेनसे, शिवाजी नंदुरकर, परशुराम परीट, ज्योतिबा चौगले, सदस्य अनुसुया परीट, रूपा पुन्नन्नावर, सुवर्णा बिजगरकर, शालन पाटिल, वनीता परीट, मनीषा घाड़ी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मंगलवार को दत्त मंदिर वडगांव में बेलगाम पैन कार्ड क्लब कंपनी के बेलगाम विभाग के मार्केटिंग पर्सन की बैठक हुई। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दस्तावेजों को ठीक से जमा करने को कहा गया। एनसीएलटी कोर्ट ने कई सालों से सेबी के झंझट में फंसे पैन कार्ड क्लब के निवेशकों को अपना सदस्यता दावा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 9 सितंबर 2022 को दिया गया है और आवेदन करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी गई है। 9 दिसंबर अंतिम तिथि होगी। इस समय डीबी पावशे, एचएल अजेकर, एनआर पाटिल, एनएम निट्टूरकर, डीएस मुचंडी, वीएल नंद्यालकर, जेएम पाटिल, विष्णु पालेकर, एपी पाटिल, पीबी पाटिल, एसएम पवार, आरएल बोना, बीबी दलवी, सुभाष शिंदे उपस्थित थे। पुणे बेंगलोर ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। बहुचर्चित पुणे बेंगलुरु ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए राष्ट्रीय सड़क विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये राजमार्ग सांगली जिले के खानापुर, तसगांव, कवटे महंकल और मिरज तालुकों के 38 गांवों की सीमाओं से होकर गुजरेगा। जिले में इस राजमार्ग की कुल लंबाई 75 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल पुणे में एक कार्यक्रम में नए पुणे बेंगलुरु ग्रीनफील्ड राजमार्ग की घोषणा की थी। उसके बाद उन्होंने सातारा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए इस हाईवे का वास्तविक काम जल्द शुरू करने की भी घोषणा की। इसी के तहत इस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सांगली के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा दयानिधि द्वारा हाल ही में नोटिस जारी किया गया है। बेलगाम जिले के लिए 4 पुलिस निरीक्षक नवनियुक्त। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वर्तमान में पुलिस थाने जिन स्टेशनों पर सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, उन स्टेशनों को मजबूत करके राज्य के 145 थानों में स्वतंत्र मंडल पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। बेलगाम जिले में 4 ऐसे थाने हैं। अब नए मंडल पुलिस निरीक्षक चिकोड़ी समेत अथनी, गोकाक और निपानी में भी उपलब्ध होंगे। पिछले सप्ताह राज्य अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक प्रबंधन विभाग MS सलीम ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में थानों का दर्जा बढ़ाने के अलावा 145 थानों को अलग से विभागीय पुलिस निरीक्षक देने का भी जिक्र है। इन 83 निरीक्षकों में से 8 निरीक्षकों को मौजूदा थानों से अलग से नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 75 नए पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हिजाब प्रतिबंध धर्मनिरपेक्ष होने का स्पष्टीकरण। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला धर्मनिरपेक्ष है और न केवल हिजाब बल्कि भगवा शॉल भी स्कूलों और कॉलेजों में प्रतिबंधित है। हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है और पिछले कुछ दिनों से इस पर सुनवाई चल रही है। मेहता ने आगे कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उल्लेख किया था कि हिजाब विवाद के पीछे कुछ अदृश्य हाथ है और वे सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।
कांदा मार्केट में खोखा लगाने से नया विवाद। मंगलवार सुबह को ये पता चला कि सोमवार की रात कांदा मार्केट में अचानक नए व्यापारी बक्से लगाए गए थे, जबकि क्षेत्र का विवाद अदालत में प्रलंबित है, इसलिए उस जगह तनाव था। इलाके के कारोबारियों ने बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रविवार को पेट प्याज बाजार में सर्वे नंबर 964 में कई सालों से व्यापारी है। इस जगह को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। नगर पालिका, व्यवसायी और एक व्यक्ति के बीच विवाद जिला और उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सोमवार की रात अचानक पता चला कि बक्सा किसी ने लगा रखा है। बॉक्स को खड़ा करते समय पुराने साइड बॉक्स को हटा दिया गया है। प्याज, लहसुन, गुड़, नारियल की सामग्री चोरी हो गई है। सुबह कुछ व्यापारियों ने उस पेटी को हटाने का काम शुरू कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि नया बक्सा पुलिस के संरक्षण में ही लगाया गया है और इसे शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की है। बेनकनहल्ली लक्ष्मी यात्रा 2024 में होगी। बेनकनहल्ली गांव में 2024 में महालक्ष्मी यात्रोत्सव मनाने का निर्णय देवस्थान पंच समिति की बैठक में लिया गया। बैठक ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई। सोमवार 19 तारीख को महालक्ष्मी मंदिर में पंच समिति की बैठक हुई। इससे पहले 1991 में गांव में महालक्ष्मी यात्रोत्सव मनाया गया था। अब 2024 में 33 साल बाद यात्रा करने का फैसला किया गया। बेनकनहल्ली, सरस्वती नगर, गणेशपुर, क्रांतिनगर में यात्रा मनाने का निर्णय लिया गया। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक में रमा पाटिल, युवराज देसुरकर, सदाशिव देसुरकर, महेश पाटिल, कल्लप्पा पाटिल, लक्ष्मण मंडलिक, परशुराम पाटिल, प्रकाश पाटिल, शंकर पाटिल, पुंडलिक देसुरकर, ईश्वर पिसाले मौजूद थे। ज्योतिबा पहाड़ पर यात्रा कर के नाम पर लूट। कोल्हापुर जिले के ज्योतिबा पहाड़ पर वाहन कर और यात्रा कर के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई गुना ज़्यादा टैक्स वसूल कर कम राशि के लिए रसीदें जारी की जाती है। इस वजह से भक्तों और वसूली कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो रही है। 2 दिन पहले बेलगांव से ट्रिप लेकर आए शिक्षकों से और पैसे की मांग की। राशि के साथ यात्रा कर की रसीदें ली गई, हालांकि पार्किंग रसीद नहीं दी गई। इस बारे में पूछताछ से डाटा गया। ग्राम पंचायत और देवस्थान समिति से एक जगह टैक्स वसूली चल रही है और स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कौन कौन से टैक्स जमा हो रहा है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के जेब में लगी कैंची कब बंद होगी, ऐसे भक्त और नागरिक पूछ रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।